बीजेपी का दक्षिण फतेह का मिशन शुरू हो चुका है। क्या अब की बार दक्षिण में भी भगवा लहराने वाला है? दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई में एनडीए ने बाजी मार ली। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए और सीपी राधाकृष्णन की जीत सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं, बल्कि ये एक संकेत है कि अब गेम बदलेगा और शायद पावर बैलेंस भी। सीपी राधाकृष्णन की जीत सिर्फ एक संवैधानिक पद की बात नहीं है, ये एक पॉलिटिकल सिग्नल है कि दक्षिण अब अछूता नहीं रहा। ऐसी चर्चाएं अब होने लगी, लेकिन क्या वाकई दक्षिण का रास्ता बीजेपी के लिए इतना आसान होने वाला है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु में बीजेपी के एक प्रमुख आवाज रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार के रूप में उनका चयन तमिलनाडु के द्रविड़ समुदाय को दुविधा में डालने वाला था। इसका तुरंत जवाब इंडिया गठबंधन ने एक तेलुगु उम्मीदवार, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को खड़ा करके दिया। विपक्ष को ये उम्मीद थी कि राज्य में एनडीए के सहयोगियों को भी इसी तरह के धर्म संकट का सामना करना पड़ेगा। हालांकि चुनाव रिजल्ट बताते हैं कि अंतिम परिणाम में क्षेत्रीय एकजुटता की कोई खास भूमिका नहीं रही। उपराष्ट्रपति चुनाव इस बार विचारधारा आधारित रहा। आमतौर पर इस तरह के चुनाव में भाषा या क्षेत्र की पहचान भी असर डालती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी तेलुगु भाषी होने के बावजूद आंध्र प्रदेश की टीडीपी और वाईएसआरसीपी से वोट नहीं मिला। टीडीपी ने राधाकृष्णन को वोट दिया, तो वहीं वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने भी राधाकृष्णन को ही वोट दिया। ऐसे में सवाल ये कि क्या बीजेपी का ये दाव उसे तमिलनाडु में गंभीर राजनीतिक लाभ दिलाने के लिए पर्याप्त है? क्या इससे बीजेपी को दक्षिण में फायदा होगा? 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले और तमिलनाडु में चुनाव जीतना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा पार्टी की तरफ से वो हर संभव कदम उठाया जा रहा है जो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो। चाहे वो नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना हो, काशी और तमिल लोगों के बीच सभ्यतागत संबंधों का जश्न मनाने के लिए आयोजित होने वाला वार्षिक आयोजन हो, काशी तमिल संगमम की स्थापना हो, या फिर खुद प्रधानमंत्री द्वारा गंगईकोंडा चोलपुरम में पूजा अर्चना करना। इससे बीजेपी ने तमिल राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में अपनी स्वीकार्यता की बाधाओं को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी सिर्फ राधाकृष्णन पर दांव चलकर दक्षिण में अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी दक्षिण में भी ऐसे करिश्माई नेता की खोज कर रही है जो भगवा लहराने में मददगार साबित होगा। राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद पर प्रमोट करने से पहले बीजेपी की सबसे उल्लेखनीय चाल अन्नामलाई के रूप में एक करिश्माई तमिल नेता की खोज थी। वो लगभग अकेले ही 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर दोहरे अंकों में पहुंचाने में कामयाब रहे। लेकिन राजनीति में अल्पकालिक वास्तविकताएं अक्सर दीर्घकालिक उम्मीदों पर पानी फेर देती हैं। राज्य प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अन्नामलाई ने डीएमके और एडापट्टी पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके दोनों पर हमला करके बीजेपी का आधार बनाने की कोशिश की। उन्होंने ये काम पूर्ववर्ती एआईडीएमके की कुछ सहयोगी पार्टियों को एनडीए में शामिल करते हुए भी किया। इसी वजह से पलानीस्वामी लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से बाहर हो गए। अन्नामलाई खुद कोयम्बटूर में डीएमके से हार गए। ये वही निर्वाचन क्षेत्र है जहां से राधाकृष्णन अतीत में लोकसभा के लिए चुने गए थे। इसे डीएमके ने अन्नामलाई को छोटा करने के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई में बदल दिया। ऐसे समय में जब उनका कद बढ़ रहा था, अब जब विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, तो बीजेपी ने अन्नामलाई को दरकिनार करने का फैसला किया ताकि वो अन्ना द्रमुक के साथ फिर से गठबंधन कर सके। संसद में अपना समर्थन बढ़ाने और तमिलनाडु में द्रमुक को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी ने सुनिश्चित करने के लिए समझौते का निर्णय लिया है कि एमके स्टालिन की पार्टी विपक्षी वोटों के विभाजन का लाभ न उठा सके। हालांकि अब तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक ताकत उभरी है। एक्टर जोसेफ विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कंजगम यानी तमिल विजय पार्टी शुरू की है। उनसे पहले एमजी रामचंद्रन, जयललिता, विजयकांत और शिवाजी गणेशन भी राजनीति में हाथ आजमाने वाले नेता थे। केवल पहले दो ही सफल हुए और कई बार मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की। क्या विजय सफल होंगे? ऐसे में ये भी एक बड़ा सवाल है। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि वो अगले विधानसभा चुनावों पर वाकई असर डालेंगे। हालांकि हमें नहीं पता कि किसकी कीमत पर। ऐसा लगता है कि चर्च का कुछ वर्ग तमिलनाडु की एक शक्तिशाली संस्था जिसे डीएमके का भी समर्थन प्राप्त है, विजय के साथ जा सकता है। उन्होंने डीएमके और बीजेपी दोनों को निशाना बनाने का फैसला किया है। इसे ईसाई वोटों के साथ साथ मूल द्रविड़ वोटों का भी एक बड़ा हिस्सा हथियाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। चर्च बीजेपी और संघ का कट्टर विरोधी रहा है क्योंकि वो उसके धर्मांतरण एजेंडे का विरोध करता है। कुल मिलाकर तमिलनाडु में बीजेपी के लिए काम आसान नहीं है, चाहे वो अन्ना द्रमुक के साथ हो या उसके बिना। हाँ, व्यापक रूप से एक उच्च जाति की पार्टी मानी जाने वाली
इसने अब पश्चिमी तमिलनाडु में अपना आधार बढ़ाया है, जहां अन्ना द्रमुक को गोंड समुदाय का भी मजबूत समर्थन प्राप्त है। लेकिन जिस तरह से दूसरी पार्टियां ब्राह्मण विरोध का इस्तेमाल करके बीजेपी को हमेशा पीछे धकेलने में कामयाब रही है, वो अन्ना द्रमुक गठबंधन को अल्प अवधि में उसकी राजनीतिक प्रासंगिकता के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। अपने दम पर प्रभाव डालने के लिए बीजेपी को कम से कम 20% वोटों का एक मजबूत आधार चाहिए। इसके बाद सहयोगी दल भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तमिलनाडु में कोई भी गठबंधन जो लगभग 35% वोट हासिल कर सके, उसके बहुमत हासिल करने की अच्छी संभावना है। बीजेपी अभी उस स्तर तक पहुंचने से कोसों दूर है। आगे बढ़ने के लिए उसे कम से कम 1 या 2 चुनाव छोटे सहयोगियों के साथ लड़ने होंगे। ऐसा तब नहीं हो सकता जब अन्ना द्रमुक उसकी वरिष्ठ सहयोगी हो और वो ये मानने को भी तैयार नहीं है कि अगर गठबंधन जीतता है तो बीजेपी सरकार का हिस्सा होगी। बीजेपी ने ब्रांड निर्माण की बजाय अल्पकालिक अवसरवाद को चुना है। द्रविड़ मानसिकता से उभरने के लिए उसे और अधिक एकल प्रयासों और अन्नामलाई के अलावा और अधिक मजबूत क्षेत्रीय नेताओं की जरूरत है। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी ने दक्षिण के लिए अभी से काम करना शुरू कर दिया, उसे देखकर लगता है कि पार्टी की तरफ से इसको लेकर भी जल्द ही कोई ठोस रणनीति बनाई जाएगी। दर्शकों, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या बीजेपी दक्षिण में भी भगवा लहराने में कामयाब हो पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।